सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही अहम एक बुनियादी अध्याय पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। संजीव वर्मा की किताब का चैप्टर 18 भारत में योजना या प्लानिंग इन इंडिया, ये यूपीएससी जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिहाज से समझ लीजिए कॉर्नरस्टोन है। एकदम सही कहा। और सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, अगर किसी को ये समझना है कि आज़ादी के बाद से भारत की आर्थिक गाड़ी कैसे चली है, कहाँ-कहाँ गड्ढे आए, कहाँ स्पीड पकड़ी, तो ये चैप्टर समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आज हम इसी सफर पर निकलेंगे। योजना की शुरुआत कैसे हुई, वो पंचवर्षीय योजनाओं का दौर, प्लानिंग कमीशन और फिर क्यों और कैसे आया नीति आयोग। हाँ हर पहलू को लाइन बाय लाइन खंगालेंगे। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि कोई कोना छूटे ना, श्रोताओं को पूरी पिक्चर मिले। सोचिए, एक नया नया आजाद हुआ देश कैसे अपनी दिशा तय कर रहा था, वो बड़े बड़े कारखाने कैसे खड़े हुए, योजना आयोग को क्यों बदलना पड़ा, ये सब सवाल आज खंगालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का पहला सेक्शन है 18.1 उत्पत्ति या जेनेसिस। हाँ, तो देखिए, भारत में योजना की जो मूल अवधारणा थी वो थी पंचवर्षीय योजनाएं, मतलब 5 ईयर प्लान्स, जिनको हम शॉर्ट में FYPs कहते हैं। 5 साल का एक खाका तैयार किया जाता था और इसमें बीच में समीक्षा भी होती थी, मिड टर्म रिव्यू जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। 5 साल लंबा समय होता है, तो बीच में देखना पड़ता था कि गाड़ी पटरी पर है या नहीं। लेकिन हमेशा 5 साल की योजना ही नहीं चली, कुछ विशेष परिस्थितियां भी आईं। जैसे युद्ध का समय हुआ या कोई और बड़ा संकट, तब 5 साल की योजना को रोकना पड़ा और एक साल की योजनाएं बनाई गईं। इन्हें कहा गया एनुअल प्लान्स या फिर योजना अवकाश, प्लान हॉलिडे। ये शब्द याद रखना जरूरी है, प्लान हॉलिडे। हाँ, प्लान हॉलिडे यानी FYP से एक ब्रेक। बिल्कुल। एक और कॉन्सेप्ट था रोलिंग प्लान का, मतलब प्लान तो 5 साल का ही रहेगा, पर हर साल उसकी समीक्षा करके अगले साल के लिए उसे एडजस्ट किया जा सकता था। एक तरह से ज्यादा फ्लेक्सिबल अप्रोच। लेकिन भारत में ये रोलिंग प्लान वाला सिस्टम ज्यादा चला नहीं है ना? नहीं, मुख्य रूप से हमने पंचवर्षीय योजनाओं का ही पालन किया। अच्छा, अब शुरुआत में ये योजनाएं कैसी थी? इनका नेचर था सेंट्रलाइज्ड, यानी केंद्रीकृत। केंद्रीकृत मतलब? सारा फैसला दिल्ली से। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं केंद्र सरकार मतलब योजना आयोग एक बड़ा सा फ्रेमवर्क, एक मैक्रो फ्रेमवर्क तैयार करता था कि देश को किधर जाना है, कितना निवेश चाहिए, संसाधन कहाँ से आएंगे, कितनी विकास दर हासिल करनी है। और ये सब करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। बिल्कुल। 1950 में इसका गठन हुआ और ये याद रखने वाली बात है कि ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं थी, मतलब नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, सरकार के एक प्रस्ताव से बनी थी और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन रोजमर्रा का काम उपाध्यक्ष देखते थे। सही। योजना आयोग का काम था योजनाएं बनाना, लेकिन बनाने के बाद उन्हें मंजूरी कौन देता था? उसके लिए थी राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी NDC। हाँ, इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते थे और इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते थे। तो योजना आयोग ने प्लान बनाया, NDC ने अप्रूव किया। ये सिस्टम काफी लंबा चला, बहुत लंबा, करीब 65 साल। सोचिए, लेकिन फिर समय बदला, जरूरतें बदली और सरकार को लगा कि अब इस मॉडल में बदलाव की जरूरत है। और यही एंट्री होती है नीति आयोग की। बिल्कुल। 1 जनवरी 2015, ये तारीख याद रखिएगा। 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया। नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये बदलाव क्यों जरूरी समझा गया? योजना आयोग में क्या कमी रह गई थी? देखिए, तर्क ये दिया गया कि पुराना मॉडल शायद आज की जरूरतों और लोगों की आकांक्षाओं को उतनी अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पा रहा था। सरकार का एक नया सुधार एजेंडा था और उसके लिए एक नई संस्था की जरूरत महसूस हुई। और नीति आयोग का रोल सिर्फ योजना बनाने तक सीमित नहीं है, जैसा योजना आयोग का था। नहीं, बिल्कुल नहीं। नीति आयोग को सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक कहा जाता है। थिंक टैंक? इसका काम सिर्फ प्लान बनाना नहीं, बल्कि सरकार को दिशा देना, पॉलिसी इनपुट देना, राज्यों को साथ लाना है। राज्यों को साथ लाना, यहीं पे वो सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है ना? एकदम सही पकड़ा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य मिलकर एक टीम की तरह राष्ट्रीय हितों के लिए काम करें, राज्यों को नीति निर्माण की प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदार बनाना। ये नीति आयोग के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। तो ये थी योजना की उत्पत्ति और योजना आयोग से नीति आयोग तक का सफर।
अब अगले सेक्शन पर आते हैं 18.2 प्लानिंग एंड मार्केट इकोनॉमी, योजना और बाजार अर्थव्यवस्था। एक आम धारणा है कि प्लानिंग तो सिर्फ सोशलिस्ट या पिछड़े देशों में होती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। कई लोग सोचते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था मार्केट ओरिएंटेड हो गई, मतलब बाजार पर आधारित हो गई, तो फिर प्लानिंग की क्या जरूरत है? बाजार अपने आप सब ठीक कर लेगा। लेकिन ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। देखिए, योजना और बाजार ये एक दूसरे के विकल्प नहीं हैं, बल्कि पूरक हैं। कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दोनों की अपनी अपनी भूमिका है, अपने अपने उद्देश्य हैं। इसको थोड़ा और समझाइए, जैसे कैसे पूरक है? सोचिए, बाजार एक बहुत शक्तिशाली इंजन है। वो कुशलता, एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, उत्पादन तेजी से कर सकता है। लेकिन इंजन को दिशा कौन देगा? गाड़ी किस तरफ जानी है, ये कौन तय करेगा? हाँ, ये तो है। इंजन कहीं भी ले जा सकता है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। वो अर्थव्यवस्था को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य, एक मैक्रो पर्सपेक्टिव देती है। भविष्य का एक विजन देती है कि हमें कहाँ पहुंचना है। मतलब लक्ष्य तय करती है। हाँ, लक्ष्य तय करती है, विकास का रास्ता बताती है। ये देखती है कि देश में बचत और निवेश का स्तर क्या होना चाहिए। हमारे पास जो सीमित संसाधन हैं, दुर्लभ संसाधन, उनका अलग अलग जरूरतों में सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे हो। और निवेशों में तालमेल कैसे बैठे, मतलब कॉम्प्लीमेंटारिटी ऑफ हाँ, इन्वेस्टमेंट्स। बिल्कुल। और ये भी सुनिश्चित करती है कि विकास संतुलित हो, न्याय संगत हो, उसका फायदा सब तक पहुंचे। डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अंतर पीढ़ी इक्विटी, इंटरजेनरेशनल इक्विटी। मतलब हम आज की जरूरतों को पूरा करते हुए आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों का भी ध्यान रखें। वाओ, ये तो योजना के बहुत सारे काम हो गए। तो बाजार ये सब क्यों नहीं कर सकता? बाजार का मुख्य फोकस होता है मुनाफा कमाना और उत्पादन गतिविधियों में दक्षता लाना, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। वो ये नहीं देखता कि देश की प्राथमिकताएं क्या हैं, जरूरतें क्या हैं। अगर मुनाफा हथियार बनाने में है तो बाजार हथियार बनाएगा, चाहे देश को स्कूलों की ज्यादा जरूरत हो। समझ गया। तो मतलब चाहे मार्केट इकोनॉमी हो, उसे भी एक दिशा की जरूरत होती है, और वो दिशा योजना से मिलती है। बिना नक्शे के गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल सही। तो ये भ्रम दूर करना जरूरी है कि बाजार आने से योजना खत्म हो जाती है, बल्कि योजना का स्वरूप बदल सकता है, पर उसकी जरूरत बनी रहती है। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया आपने। अब आते हैं असली कहानी पर। 18.3 इंडिया एंड 5 ईयर प्लान्स, भारत और पंचवर्षीय योजनाएं। इसमें पहला हिस्सा है डायरेक्टेड प्लानिंग का, पहली योजना से छठी योजना तक, P1 to P6। ये निर्देशित योजना क्या थी? डायरेक्टेड प्लानिंग, जैसा नाम से ही जाहिर है, इसमें सरकार का सीधा निर्देशन, सीधा कंट्रोल ज्यादा था। अर्थव्यवस्था की दिशा सरकार तय करती थी। इसमें पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी कंपनियों की भूमिका बहुत बड़ी थी। सरकार खुद एक बड़ी निवेशक थी। तो शुरुआत करते हैं पहली योजना से, P1, जो 1951 से 56 तक चली। हाँ, ये आज़ादी के तुरंत बाद का दौर था। देश बंटवारे के दर्द से गुजर रहा था, अर्थव्यवस्था बिखरी हुई थी। तो पहली योजना के लक्ष्य बहुत बड़े नहीं थे, थोड़े मामूली थे। फोकस था कृषि विकास पर, अर्थव्यवस्था को स्थिर करने पर, महंगाई रोकने पर। और लक्ष्य रखा गया था 2.1% की वृद्धि दर का। 2.1%। और क्या ये लक्ष्य हासिल हुआ? हाँ, बल्कि लक्ष्य से ज्यादा ही हासिल हुआ। ये एक अच्छी शुरुआत थी जिसने हौसला बढ़ाया। एक नव स्वतंत्र देश अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। फिर आई दूसरी योजना, P2, 1956 से 61 तक। इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल, यही से भारत की योजना का असली स्वरूप सामने आया। एक महत्वाकांक्षी विजन दिखा। ये माना गया कि अगर देश को आत्मनिर्भर बनना है तो अपना औद्योगिक आधार मजबूत करना होगा। और यहीं पर महालनोबिस मॉडल का जिक्र आता है। हाँ, प्रोफेसर PC महालनोबिस मॉडल। इस मॉडल का मुख्य फोकस था भारी और बुनियादी उद्योगों पर, हेवी एंड कोर इंडस्ट्रीज पर, जैसे स्टील, मशीनरी, केमिकल। और ये उद्योग कौन लगाएगा? सरकार। मतलब सरकार के नेतृत्व में औद्योगिकीकरण। तो ये एक तरह से टॉप डाउन इंडस्ट्रियलाइजेशन था, ऊपर से तय किया कि उद्योग लगेंगे। हाँ, और इसी दौर में भारत के बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs का जन्म हुआ। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला के स्टील प्लांट, ये सब इसी दौर की देन है। ये मॉडल काफी हद तक सोवियत रूस के मॉडल से प्रेरित था। और इन PSUs का उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका एक बड़ा सामाजिक कल्याण का उद्देश्य भी था। रोजगार पैदा करना, पिछड़े इलाकों का विकास करना, टेक्नोलॉजी लाना। इसीलिए इस योजना को कभी-कभी औद्योगिकीकरण प्लान या पब्लिक सेक्टर प्लान भी कह दिया जाता है। इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य रखा गया था 4.5% की वृद्धि दर का, 4.5%।
लेकिन हासिल हुआ करीब 3.9%। 3.9%। लक्ष्य से थोड़ा कम, पर फिर भी औद्योगिक नींव रखने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इसके बाद आई तीसरी योजना P3, 1961 से 66 तक। इसमें क्या हुआ? इरादा तो औद्योगिक विकास को जारी रखने का ही था, लेकिन ये योजना दुर्भाग्यशाली रही। इसी दौरान भारत को 2 युद्ध लड़ने पड़े, 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ। हो हाँ, युद्धों ने तो सब गड़बड़ कर गया होगा। बिल्कुल, सारे संसाधन रक्षा की तरफ मोड़ने पड़े। विकास की गति धीमी पड़ गई। नतीजा ये हुआ कि 5 साल पूरे होने के बाद अगली पंचवर्षीय योजना तुरंत शुरू नहीं हो पाई, और यहीं आया पहला प्लान हॉलिडे। प्लान हॉलिडे 1966 से 1969 तक, 3 साल का। हाँ, और ये दिलचस्प बात है कि इसी प्लान हॉलिडे के दौरान जब पंचवर्षीय योजना रुकी हुई थी, तब भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। खासकर गेहूं के उत्पादन में हाई यील्डिंग वैरायटी HVV बीजों का इस्तेमाल शुरू हुआ। अच्छा, तो ये प्लान हॉलिडे के समय हुआ। फिर चौथी योजना P4, 1969 से 74 तक आई। हाँ, अब अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की चुनौती थी, संसाधन अभी भी कम थे। तो चौथी योजना का उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना, खासकर रक्षा और जरूरी सामानों में। इसके बाद पांचवी योजना P5, 1974 से 79 तक। इसमें गरीबी हटाने की बात पहली बार आई। हाँ, पांचवी योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी रिमूवल को एक मुख्य उद्देश्य के रूप में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया। हालांकि वो जो मशहूर नारा था, गरीबी हटाओ, उसका सीधा संबंध अगली योजना से जोड़ा जाता है। अच्छा, तो वो छठी योजना थी। हाँ, P6, 1980 से 85। हाँ, छठी योजना तक आते आते ये एहसास हो चुका था कि सिर्फ आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाना काफी नहीं है। ग्रोथ उतनी तेज नहीं हो पा रही थी, और जो हो भी रही थी उसका फायदा नीचे तक नहीं पहुंच रहा था। अर्थव्यवस्था में कुछ संरचनात्मक कठोरताएं, स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज थीं। और यहीं पे गरीबी हटाओ का नारा आया। हाँ, स्रोत के अनुसार इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ नारा सीधे तौर पर छठी योजना से जुड़ा है। इस योजना में गरीबी पर सीधा प्रहार करने की बात कही गई। फोकस सिर्फ संसाधनों के आवंटन से हटकर कल्याणकारी योजनाओं, वेलफेयर ओरिएंटेशंस पर ज्यादा हो गया। कोई खास योजना इस दौर की? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू हुआ, IRDP, यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसमें गांवों में गरीबी कम करने के लिए कई पुरानी योजनाओं को मिलाकर एक अम्ब्रेला प्रोग्राम बनाया गया। ये एक बड़ा बदलाव था। बिल्कुल, और छठी योजना में पहली बार कुछ और चीजों पर भी ध्यान गया, जैसे जेंडर इश्यूज, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, और क्षेत्रीय असमानताएं, मतलब राज्यों के बीच और राज्य के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के बीच विकास का अंतर। तो अगर हम P1 से P6 तक के सफर को देखें, तो शुरुआत हुई औद्योगिकीकरण, PSU, आत्मनिर्भरता से, और धीरे धीरे फोकस गरीबी, रोजगार, कल्याण और असमानताओं पर शिफ्ट होता गया। बिल्कुल सही सारांश है। ये था निर्देशित योजना का दौर। इसके बाद योजना का स्वरूप बदलने लगा। हाँ, अब आता है दूसरा दौर, सांकेतिक योजना, इंडिकेटिव प्लानिंग। 7वीं योजना P7 से आगे। ये सांकेतिक योजना क्या थी? इंडिकेटिव प्लानिंग में सरकार का रोल बदल गया। अब सरकार खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर सब कुछ कंट्रोल नहीं कर रही थी, बल्कि वो ट्रैफिक सिग्नल की तरह इशारा कर रही थी, इंडिकेट कर रही थी कि अर्थव्यवस्था को किधर जाना चाहिए, कौन से क्षेत्र प्राथमिकता वाले हैं, जहां निवेश होना चाहिए। मतलब निवेश अब मुख्य रूप से निजी क्षेत्र से आने की उम्मीद थी। सरकार का अपना निवेश यानी सार्वजनिक परिव्यय, पब्लिक आउटले, धीरे धीरे कम होने लगा। प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़ने लगी। तो 7वीं योजना P7, जो 1985 से 90 तक चली, इसमें ये बदलाव दिखा? हाँ, इसमें 2 बातें खास थीं। पहला, कृषि पर फिर से काफी फोकस किया गया, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर। और दूसरा, जैसा आपने कहा, सरकार का कुल निवेश पहली बार कुल योजना परिव्यय के 50% से कम हो गया, लेस देन 50%। निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ रही थी। इस दौरान ग्रोथ कैसी रही? सुना है 1 साल बहुत अच्छी ग्रोथ हुई थी। हाँ, 1988-89 में 10.4% की ग्रोथ रेट दर्ज हुई। 10.4%, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। लेकिन इसका एक संदर्भ भी है। उससे पिछले साल ग्रोथ सिर्फ 3.8% थी, तो ये लो बेस इफेक्ट की वजह से भी ज्यादा दिख रही थी। अच्छा,
लेकिन इसी योजना के अंत तक आते आते एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था। हाँ, भुगतान संतुलन का संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। आसान भाषा में कहें तो भारत का आयात, इंपोर्ट, उसके निर्यात, एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा हो गया था। विदेशी मुद्रा भंडार खतरनाक स्तर तक गिर गया था। हमें अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से कर्ज लेने की नौबत आ गई। और इसी संकट की वजह से अगला प्लान हॉलिडे आया। बिल्कुल। 1990 से 1992 तक फिर से 2 साल का प्लान हॉलिडे रहा। और इसी दौरान भारत में वो ऐतिहासिक आर्थिक सुधार लागू हुए जिन्हें हम नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP 1991 या LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये पैटर्न फिर से दिख रहा है। प्लान हॉलिडे अक्सर बड़े आर्थिक बदलावों के साथ जुड़े रहे हैं। पहले हरित क्रांति, अब NEP 1991। हाँ, ये एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। तो 7वीं योजना के बाद ये ट्रेंड और मजबूत हो गया। सरकारी खर्च में कमी, निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका। योजना अब निर्देशित से बदलकर सांकेतिक हो चुकी थी। फिर आई 8वीं योजना, P8 1992 से 97 तक। ये सुधारों के बाद की पहली योजना थी। हाँ, ये NEP 1991 के माहौल में बनी थी। इसके उद्देश्य थे विकास दर बढ़ाना, कृषि को मजबूत करना, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता बनाए रखना। लेकिन इसमें कुछ चीजें पहली बार हुई। क्या थी वो पहली बार होने वाली बातें? सबसे महत्वपूर्ण, पहली बार बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया, खासतौर पर ऊर्जा, एनर्जी, परिवहन, ट्रांसपोर्ट और संचार, कम्युनिकेशन। ये माना गया कि विकास के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ नया था। हाँ, पहली बार सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन का लक्ष्य रखा गया और 15 से 35 साल के आयु वर्ग में निरक्षरता उन्मूलन, एराडिकेशन ऑफ इलिटरेसी की बात कही गई। 15 से 35 वर्ष। और लोगों की भागीदारी? हाँ, ये भी पहली बार हुआ कि योजना में लोगों की पहल और भागीदारी, पीपल्स इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेशन पर प्रकाश डाला गया। जैसे शिक्षा, भूमि विकास, सिंचाई में लोगों की भूमिका और स्वैच्छिक एजेंसियों यानी NGOs की भूमिका को भी महत्व दिया गया। और निवेश का पैटर्न? निजी क्षेत्र का निवेश अब बढ़कर कुल निवेश का करीब 55% हो गया, 55%। कुछ खास क्षेत्रों जैसे खनन, संचार, बिजली, गैस में उनकी भूमिका और बढ़ी। अब पब्लिक सेक्टर की भूमिका चयनात्मक हो गई, मतलब वो वहीं निवेश करेगा जहां बहुत जरूरी हो। ये तो वाकई काफी बदलाव थे 8वीं योजना में। फिर 9वीं योजना, P9 1997 से 2002। ये काफी हद तक 8वीं योजना का ही विस्तार थी। फोकस रहा विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय और समानता, सोशल जस्टिस एंड इक्विटी पर। और 10वीं योजना, P10 2002 से 07। ये थोड़ी और महत्वाकांक्षी थी। इसके उद्देश्य ज्यादा व्यापक थे। एक बड़ा अंतर ये था कि इसमें गरीबी कम करने, शिक्षा का स्तर सुधारने, साक्षरता बढ़ाने आदि के लिए बाकायदा समय सीमा वाले लक्ष्य रखे गए। और इसी योजना में FRBM एक्ट भी आया। हाँ, बिल्कुल। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट यानी FRBM एक्ट। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कानून था जिसका उद्देश्य सरकार के वित्तीय घाटे, खासकर राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे, फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट को नियंत्रण में लाना था। उसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। FRBM एक्ट, ये नाम याद रखना जरूरी है। हाँ, FRBM एक्ट। इसके बाद 11वीं योजना P11 2007 से 12। इसका क्या खास था? 11वीं योजना ने एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा दी, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ इसका मतलब था कि विकास ऐसा हो जिसका फायदा समाज के सभी वर्गों तक, आम आदमी तक पहुंचे। विकास सिर्फ आंकड़ों में ना दिखे बल्कि लोगों के जीवन में दिखे। ये इंक्लूसिव ग्रोथ शब्द बहुत सुनने में आता है। और इसकी शुरुआत 11वीं योजना से हुई। इसमें केंद्र और राज्यों दोनों के लिए मॉनिटरेबल और क्वांटिटेटिव टारगेट्स रखे गए। बढ़ते हुए विभाजन, जैसे राज्यों के बीच या क्षेत्रों का अंतर और खासकर पूर्वोत्तर राज्यों, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को विकास की मुख्य धारा में लाने पर ध्यान दिया गया। और निवेश का क्या हाल रहा? पब्लिक सेक्टर का रोल और कम हुआ? हाँ, इस योजना में पब्लिक सेक्टर का परिव्यय अब तक के सबसे निचले स्तर पर सिर्फ 25% रह गया, 25%। और निजी क्षेत्र का हिस्सा बढ़कर 75% हो गया, 75%। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था किस तरह नवउदारवादी नीतियों, न्यूलिबरल पॉलिसीज की तरफ बढ़ रही थी, जो वैश्विक ट्रेंड भी था। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए PPP मॉडल पे जोर बढ़ा। बिल्कुल। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर बहुत जोर दिया गया। ये 11वीं योजना की खास पहचान थी। हालांकि बीच में 2008-09 की वैश्विक मंदी आई, जिसके कारण मिड टर्म अप्रेजल में विकास दर के लक्ष्य को थोड़ा कम करना पड़ा।
लेकिन फिर भी ज्यादातर क्षेत्रों को ट्रैक पर बताया गया। तो 11वीं योजना ने इंक्लूसिव ग्रोथ का बीज बोया। अब आते हैं सेक्शन 18.4 पर, जो इसी थीम को आगे बढ़ाता है। इंक्लूसिव ग्रोथ, थीम ऑफ 12th प्लान। 12वीं योजना 2012-17 का मुख्य विषय भी समावेशी विकास ही था। हाँ, 12वीं योजना का पूरा फोकस इसी बात पर था कि समावेशी विकास को कैसे स्थापित किया जाए, कैसे जमीन पर उतारा जाए। ग्रोथ रेट का क्या लक्ष्य रखा गया था? कुछ अलग अलग आंकड़े सुनने में आते हैं। हाँ, इसमें थोड़ी चर्चा हुई थी। योजना आयोग की आकांक्षा थी कि फैक्ट्री आउटपुट में 10% और कृषि उपज में 4% की सालाना वृद्धि हो। 10% फैक्ट्री, 4% कृषि। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि 9 से 9.5% की समग्र विकास दर का लक्ष्य रखना ज्यादा व्यवहारिक होगा। 9 से 9.5%। और इसमें एक खास पहलू ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देने का भी था। बिल्कुल। एक अहम बात ये उठाई गई कि सरकारी मदद का झुकाव अक्सर बड़ी बड़ी परियोजनाओं की तरफ ज्यादा रहता है, जैसे बड़े बिजली संयंत्र, हाईवे, हवाई अड्डे। जबकि ग्रामीण बुनियादी ढांचा, जो देश की लगभग 70% आबादी की सेवा करता है, 70% पॉपुलेशन, उस पर उतना ध्यान नहीं जाता। हाँ, ये बात तो सही है। गांव की सड़कें, छोटी सिंचाई परियोजनाएं, स्टोरेज फैसिलिटी। बस, तो इस योजना में इस अंतर को पाटने और इसके लिए नए इनोवेटिव समाधान खोजने की जरूरत पर जोर दिया गया। इस योजना के कुछ मुख्य लक्ष्य थे, शायद 25 थे। कोर मॉनिटरेबल टारगेट्स। हाँ बिल्कुल, 12वीं योजना में 25 मुख्य निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जो अलग अलग क्षेत्रों को कवर करते थे। इनको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। पहली श्रेणी है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें लक्ष्य था औसत जीडीपी वृद्धि दर 8.2%, कृषि क्षेत्र में 4.0% वृद्धि, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग में 10.0% वृद्धि और हर राज्य की अपनी विकास दर 11वीं योजना से ज्यादा हो। 8.2% जीडीपी, 4.0% कृषि, 10.0% मैन्युफैक्चरिंग। गरीबी और रोजगार, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें लक्ष्य था उपभोग गरीबी अनुपात को 10% अंक कम करना, 50 मिलियन यानी 5 करोड़ नए गैर कृषि रोजगार पैदा करना और साथ ही इतने ही लोगों को कौशल प्रमाणन स्किल सर्टिफिकेशन देना। शिक्षा, एजुकेशन, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष को बढ़ाकर 7 साल करना, उच्च शिक्षा में 2 मिलियन यानी 20 लाख अतिरिक्त सीटें बनाना और स्कूली नामांकन में लिंग और सामाजिक अंतर, जेंडर और सोशल गैप को समाप्त करना। स्वास्थ्य, इसमें कई महत्वपूर्ण लक्ष्य थे। शिशु मृत्यु दर IMR को घटाकर 25 प्रति हजार जीवित जन्म करना, मातृ मृत्यु दर MMR को घटाकर 1 प्रति 1000 जीवित जन्म करना, बाल लिंगानुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 वर्ष को बढ़ाकर 950 करना, कुल प्रजनन दर TFR को घटाकर 2.1 करना और 0 से 3 साल के बच्चों में कुपोषण मैलन्यूट्रिशन को NFHS 3 के स्तर से आधा करना। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। IMR 25, MMR 1 पर 1000, CSR 950, TFR 2.1। बुनियादी ढांचा, ये काफी लंबी लिस्ट होगी। हाँ, इसमें कई लक्ष्य थे। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को जीडीपी के 9% तक लाना, 9% ऑफ जीडीपी। कुल सिंचित क्षेत्र ग्रॉस इरिगेटेड एरिया को 103 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंचाना, सभी गांवों तक बिजली पहुंचाना, AT&C हानि एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज इन पावर को 20% तक कम करना, सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को कम से कम 2 लेन का बनाना, पूर्वी और पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स DFCs को पूरा करना, ग्रामीण टेलीघनत्व रूरल टेली डेंसिटी को 70% तक बढ़ाना, 50% ग्रामीण आबादी को पाइप से पीने का पानी 55 LPCD लीटर्स पर कैपिटा पर डे उपलब्ध कराना और 50% ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम का दर्जा दिलाना। इसमें 9% जीडीपी निवेश, 103 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई और DFCs जैसे लक्ष्य खास हैं। पर्यावरण और स्थिरता को 2005 के स्तर से 20 से 25% कम करना। और 7वीं श्रेणी सेवा वितरण सर्विस डिलीवरी, इसमें लक्ष्य था 90% परिवारों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, 90% हाउसहोल्ड्स।
और आधार और बैंक खाते को जोड़कर प्रमुख सब्सिडी और कल्याणकारी भुगतानों का सीधा नकद हस्तांतरण, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। ये तो वाकई बहुत व्यापक लक्ष्य थे। लगभग हर महत्वपूर्ण क्षेत्र को कवर किया गया था। हाँ, 12वीं योजना का दायरा बहुत बड़ा था और लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी थे। समावेशी विकास को हासिल करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप देने की कोशिश की गई थी। लेकिन लक्ष्य बनाना एक बात है, उन्हें हासिल करना दूसरी। सेक्शन 18.5 12वीं योजना के सामने चुनौतियों की बात करता है। क्या मुख्य चुनौतियां थीं? हाँ, योजना चाहे कितनी भी अच्छी बने, जमीनी हकीकत और चुनौतियां हमेशा रहती हैं। 12वीं योजना के सामने भी कई बड़ी चुनौतियां थीं। किताब में करीब 10 चुनौतियों का जिक्र है। एक एक करके देखते हैं। पहली चुनौती। पहली और सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि समावेशी विकास के वादे को निभाना, 11वीं योजना से भी बेहतर तरीके से। विकास का लाभ सचमुच सब तक पहुंचाना, ये कहने में आसान है, करने में बहुत मुश्किल। दूसरी चुनौती। दूसरी चुनौती योजना के बदलते स्वरूप से जुड़ी थी। जैसा हमने बात की, योजना अब ज्यादा सांकेतिक हो गई थी, मतलब निजी क्षेत्र की भूमिका बहुत बढ़ गई थी। अब सरकार के हाथ में सीधा कंट्रोल कम थे, तो लक्ष्यों को हासिल करवाने के लिए निजी क्षेत्र को साथ लेकर चलना एक बड़ी चुनौती थी। तीसरी चुनौती कृषि से संबंधित लग रही है। हाँ, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाना। कृषि क्षेत्र में ठहराव के मुद्दे थे। खेती का व्यावसायीकरण कैसे हो, नई तकनीक जैसे जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे बढ़े, किसानों को आसानी से कर्ज कैसे मिले, और भूमि सुधार, जो कि मुख्य रूप से राज्यों का विषय है, उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सब बड़ी चुनौतियां थीं। जैसे गाड़ी का एक पहिया फंसा हुआ हो। हाँ, कुछ वैसा ही। चौथी चुनौती थी बुनियादी ढांचे में निवेश जुटाना। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, और वो भी लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज। साथ ही अलग अलग एजेंसियों के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन और परियोजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन, इफेक्टिवनेस भी एक मुद्दा था। पांचवी चुनौती गरीबी के आंकड़ों से जुड़ी है। हाँ, गरीबी मापन के मुद्दे, पॉवर्टी मेजरमेंट के मुद्दे। उस समय हाल के विश्वसनीय आंकड़ों की कमी थी, और मनरेगा जैसी बड़ी योजनाओं का गरीबी पर क्या असर हो रहा है, उसका ठीक से मूल्यांकन करना भी एक चुनौती थी। इसमें टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करने की जरूरत बताई गई। डेटा की कमी तो हमेशा से एक समस्या रही है। बिल्कुल। छठी चुनौती थी श्रम क्षेत्र में सुधारों की जरूरत, लेबर सेक्टर रिफॉर्म्स। माना गया कि रोजगार सृजन के लिए श्रम कानूनों में सुधार जरूरी हैं, लेकिन ये एक संवेदनशील मुद्दा था। सातवीं चुनौती पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी है। हाँ, पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, PRIs, विकेंद्रीकृत योजना, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग और कार्यान्वयन के लिए ये संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन चुनौती ये थी कि उन्हें सचमुच में प्रभावी, इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, उन्हें पर्याप्त अधिकार और संसाधन कैसे दिए जाएं। आठवीं चुनौती क्षेत्रीय असमानताओं की है, जिसका जिक्र पहले भी आया था। हाँ, बढ़ते हुए क्षेत्रीय विभाजन, राज्यों के बीच, राज्यों के अंदर, और खासकर पूर्वोत्तर राज्यों का पिछड़ापन। इस विभाजन को पाटने के लिए रणनीतियां बनाना एक बड़ी चुनौती थी। नौवीं चुनौती कौशल विकास से संबंधित है। हाँ, स्किल इंडिया की बात तो हो रही थी, केंद्र सरकार का फोकस भी था, लेकिन राज्यों की भूमिका और जमीन पर कार्यवाही योग्य लक्ष्य तय करना और उन्हें हासिल करना एक चुनौती थी। और 10वें और आखिरी चुनौती थोड़ी आलोचनात्मक लगती है। हाँ, 10वीं चुनौती ये थी कि 8वीं योजना के बाद से योजनाएं काफी हद तक एक रस्म जैसी बन गई थी। उनमें वो बौद्धिक उत्तेजना कम हो गई थी जो शुरू की योजनाओं में दिखती थी। तो 12वीं योजना से उम्मीद थी कि वो इस ट्रेंड को तोड़ेगी, कुछ नया करेगी, पथ प्रदर्शक बनेगी और योजना प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बहाल करेगी। ये तो काफी गंभीर चुनौतियां थीं, और शायद इन्हीं चुनौतियों और बदलते समय की जरूरतों ने नीति आयोग के गठन की पृष्ठभूमि तैयार की। अब हम आते हैं सेक्शन 18.6 पर, नीति आयोग, द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक। बिल्कुल, जैसा हमने पहले बात की, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना। ये सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है। थिंक टैंक ये सिर्फ योजना नहीं बनाता, इसका काम है केंद्र और राज्य सरकारों को दिशात्मक और नीतिगत इनपुट देना, तकनीकी सलाह देना। ये सरकार के सुधार एजेंडा को आगे बढ़ाने और लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए बनाया गया है। और वो सहकारी संघवाद वाली बात, हाँ, वो इसका एक बहुत बड़ा फोकस है। ये केंद्र और राज्यों के बीच कार्यवाही के लिए एक मंच प्रदान करता है, राष्ट्रीय हित में। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। नीति आयोग की संरचना कैसी है? इसके मुख्य अंग क्या हैं? इसके 2 मुख्य हब्स हैं। पहला है टीम इंडिया हब। इसका काम है राज्यों को केंद्र सरकार के साथ जोड़ना, उनके बीच समन्वय बनाना। टीम इंडिया हब। और दूसरा है
ज्ञान और नवाचार हब। ये नीति आयोग की थिंक टैंक क्षमताओं को मजबूत करता है। रिसर्च करना, नए आइडियाज लाना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, ज्ञान और नवाचार हब। तो ये 2 हब मिलके काम करते हैं। अब नीति आयोग के कार्यों की बात करते हैं। किताब में काफी सारे कार्य गिनाए गए हैं। हाँ, इसके कार्य काफी विस्तृत हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना जिसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी हो। दूसरा, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। ये तो हमने बात कर ली। राज्यों को मजबूत बनाना, क्योंकि मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। तीसरा, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और उन्हें धीरे धीरे उच्च स्तरों तक एकीकृत करना, मतलब बॉटम अप अप्रोच पर भी ध्यान देना। चौथा, ये सुनिश्चित करना कि आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के हितों को शामिल किया जाए। पांचवां, समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति का पर्याप्त लाभ नहीं पहुंच पाया है, मतलब कमजोर वर्गों का ध्यान रखना। छठा, दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम का ढांचा और पहल तैयार करना, उनकी प्रगति और प्रभावशीलता की निगरानी करना और फीडबैक के आधार पर जरूरत पड़ने पर बीच में सुधार करना। सातवां, प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों, शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना और सलाह देना। आठवां, एक ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता समर्थन प्रणाली, नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम बनाना, एक कोलैबोरेटिव कम्युनिटी तैयार करना। नौवां, अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना, ताकि विकास एजेंडा का कार्यान्वयन तेज हो सके। 10वां, एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र, स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर बनाए रखना, सुशासन, गुड गवर्नेंस और सतत एवं न्याय संगत विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं, बेस्ट प्रैक्टिसेस का भंडार बनना और उन्हें हितधारकों तक पहुंचाना। 11वां, कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन का सक्रिय रूप से मूल्यांकन और निगरानी करना, सफलता की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करना। 12वां, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान केंद्रित करना। और 13वां, राष्ट्रीय विकास एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अन्य गतिविधियां करना। तो आप देख सकते हैं कि नीति आयोग का दायरा कितना व्यापक है। ये सिर्फ योजना बनाने वाली संस्था नहीं, बल्कि एक तरह से नेविगेटर, सूत्रधार, फैसिलिटेटर और नॉलेज बैंक की तरह काम करता है। और सतत विकास लक्ष्यों SDGs में भी इसकी भूमिका है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र का जो एजेंडा है, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम SDGs कहते हैं, उसको भारत में लागू करने और समन्वय करने की जिम्मेदारी नीति आयोग को दी गई है। SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये MDGs के बाद आए हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बाद। हाँ, SDGs 2016 से 2030 तक के लिए हैं। इनमें 17 लक्ष्य गोल्स और 169 संबंधित लक्ष्य टारगेट्स हैं। 17 गोल्स 169 टारगेट्स ये सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में अपनाए गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया था। और नीति आयोग का काम सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है, इसमें मात्रा, क्वांटिटी और गुणवत्ता, क्वालिटी, दोनों पर ध्यान देना। इसके लिए वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी के साथ मिलकर काम करता है, इंडिकेटर्स वगैरह विकसित करने के लिए। और योजनाओं को भी SDGs से जोड़ा गया है। हाँ, एक मैपिंग एक्सरसाइज की गई है। SDGs के लक्ष्यों को नोडल मंत्रालयों से जोड़ा गया है और जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स CSS हैं, कोर ऑफ कोर, कोर, ऑप्शनल, और जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, उन सबको SDGs के साथ मैप किया गया है ताकि कार्यान्वयन बेहतर हो सके। नीति आयोग ने भविष्य के लिए कुछ दस्तावेज भी तैयार किए हैं, विजन, स्ट्रैटेजी, एक्शन प्लान। हाँ, नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं की जगह एक नई रूपरेखा पेश की है। इसमें शामिल है नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं की जगह एक नई रूपरेखा पेश की है। इसमें शामिल है एक 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट, 15 ईयर विजन। हाँ, नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं की जगह एक नई रूपरेखा पेश की है। इसमें शामिल है एक 7 वर्षीय रणनीति डॉक्यूमेंट, 7 ईयर स्ट्रैटेजी, जो 2017-18 से 2023-24 तक के लिए है।
इसे राष्ट्रीय विकास एजेंडा, नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा भी कहा गया है। 7-year स्ट्रेटजी। हाँ, नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं की जगह एक नई रूपरेखा पेश की है, इसमें शामिल है, और एक 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 3-year एक्शन एजेंडा, जो 2017-18 से 2019-20 के लिए था। इसमें कॉन्क्रीट कार्य बिंदु और उनके लिए जरूरी फंडिंग का जिक्र था। 3-year एक्शन एजेंडा। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना कब खत्म हुई? 12वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2017 को समाप्त हो गई, 31 मार्च 2017। और ये जो त्रिवर्षीय कार्य एजेंडा था, ये 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी हो गया। इससे वो पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई, जहां राज्यों को योजना लागू करने के लिए केंद्र की मंजूरी का इंतजार करना पड़ता था। और अब नीति आयोग 15 वर्षीय विजन और 7 वर्षीय रणनीति पर काम कर रहा है। हाँ, ये दस्तावेज 2030 तक सरकार के विकास कार्यों का मार्गदर्शन करेंगे। ये तो हुई नीति आयोग की संरचना, कार्य और भविष्य की योजना। अब आखिरी सेक्शन पर आते हैं, 18.7 रीसेंट इनिशिएटिव्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग की हालिया पहले क्या हैं? नीति आयोग ने कई नई पहलें शुरू की हैं जो उसके बदलते हुए रोल को दर्शाती हैं। चलिए कुछ प्रमुख पहलों को देखते हैं। पहली है एक भारत श्रेष्ठ भारत। हाँ, इसका उद्देश्य है विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच आपसी समझ और जुड़ाव को बढ़ाकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। ये सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान के माध्यम से किया जाता है। दूसरी है 7। इसका क्या मतलब है? 7 यानी सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। इसका फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव लाना है। नीति आयोग इसके लिए राज्यों का मार्गदर्शन करता है, उन्हें तकनीकी सहायता देता है ताकि वो अपने सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स को सुधार सकें। 7। तीसरी है DSSS। DSSS यानी डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट्स, ये पहल राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तैयार करने और उन्हें लागू करने में मदद करती है। अक्सर राज्यों के पास इसके लिए जरूरी क्षमता या विशेषज्ञता की कमी होती है। इसका उद्देश्य केंद्र राज्य साझेदारी को मजबूत करना और इंफ्रास्ट्रक्चर में PPP को फिर से जीवित करना है। DSSS। स्वास्थ्य में PPP पर भी एक पहल है। हाँ, नीति आयोग ने जिला अस्पताल स्तर पर गैर संचारी रोगों, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस NCDs की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मार्गदर्शक ढांचा, गाइडिंग फ्रेमवर्क विकसित किया है। और सहकारी संघवाद को लेकर क्या पहल है? नीति आयोग नियमित रूप से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों के बीच बैठकें आयोजित करता है ताकि लंबित मुद्दों को सुलझाया जा सके, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जा सके और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करने में भी मदद करता है। हाँ, नीति आयोग राज्यों को उनकी अपनी मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। एक बहुत चर्चित कार्यक्रम है आकांक्षी जिलों का परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ 115 आइडेंटिफाइड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। देश के 115 ऐसे जिलों की पहचान की गई है जो प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं। नीति आयोग इन जिलों में तेजी से बदलाव लाने के कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहा है। इसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम कहते हैं। 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। और आखिर में प्रतिस्पर्धी संघवाद को लेकर भी कुछ पहले हैं। हाँ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ नीति आयोग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ावा देता है। मतलब राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो ताकि वो बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित हों। इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए नीति आयोग ने कई सूचकांक या इंडिसेस विकसित किए हैं या कर रहा है। जैसे इसके लिए नीति आयोग ने कई सूचकांक या इंडिसेस विकसित किए हैं या कर रहा है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जल प्रबंधन और SDG जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए सूचकांकों को अंतिम रूप दिया गया है। ये सूचकांक राज्यों की सालाना प्रगति, इंक्रीमेंटल एनुअल आउटकम्स को मापते हैं। जिला अस्पताल सूचकांक भी है। हाँ, जिला अस्पतालों के प्रदर्शन को मापने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स विकसित किया गया है। स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट या स्वास्थ्य सूचकांक हेल्थ इंडेक्स विकसित किया गया है। हेल्थ इंडेक्स एक समग्र जल प्रबंधन सूचकांक कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स घोषित किया गया है।
जो जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करता है और सुधारता है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। और कुछ सूचकांक आने वाले हैं? हाँ, प्रक्रिया में है। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, SDG इंडिया इंडेक्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स DTI। ये सभी संबंधित क्षेत्रों में राज्यों की प्रगति को मापेंगे। SEG AI, SDG इंडिया इंडेक्स, DTI। तो ये पहले दिखाती हैं कि नीति आयोग कैसे राज्यों को साथ लेकर और उनमें प्रतिस्पर्धा जगाकर देश के विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, ये नीति आयोग के नए और गतिशील दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। वाओ! तो ये था चैप्टर 18, भारत में योजना का एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण। हमने योजना की उत्पत्ति से लेकर पंचवर्षीय योजनाओं के उतार चढ़ाव और फिर नीति आयोग के गठन, उसकी भूमिका और नई पहलों तक हर पहलू को छूने की कोशिश की। हाँ, ये एक लंबा सफर रहा है भारत की आर्थिक योजना का। चलिए कुछ मुख्य बातों को संक्षेप में दोहरा लेते हैं जो श्रोताओं को याद रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, की टेकअवेज। पहला, भारत की योजना यात्रा केंद्रीकृत पंचवर्षीय योजनाओं, योजना आयोग, निर्देशित योजना, PSU फोकस से शुरू हुई। फिर आर्थिक सुधारों के बाद सांकेतिक योजना बड़ी निजी भूमिका की ओर बढ़ी और अब नीति आयोग के तहत थिंक टैंक, सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद, SDG समन्वय और विजन रणनीति एक्शन एजेंडा पर आधारित है। दूसरा, कुछ प्रमुख योजनाएं और अवधारणाएं याद रखें। महालनोबिस मॉडल P2, भारी उद्योग, प्लान हॉलिडे और उनके प्रभाव, हरित क्रांति P3 के बाद, NEP 1991 P7 के बाद, गरीबी हटाओ P6 से सीधा जुड़ा, IRDP P6, पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, जन भागीदारी पर फोकस P8, FRBM एक्ट P10, वित्तीय अनुशासन, समावेशी विकास P11 और P12 का थीम PPP पर जोर P11। तीसरा, नीति आयोग के मुख्य कार्य समझें। ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है, सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है, SDGs का समन्वय करता है और दीर्घकालिक दृष्टि प्रदान करता है। इसके 2 हब हैं, टीम इंडिया हब और ज्ञान एवं नवाचार हब। चौथा, नीति आयोग की प्रमुख हालिया पहले ध्यान में रखें। शिक्षा, स्वास्थ्य, DSSI, इंफ्रा राज्यों की मदद, आकांक्षी जिला कार्यक्रम 115 जिले और विभिन्न सूचकांक, स्वास्थ्य, जल, SEQI आदि, जो प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देते हैं। और पांचवां, ये भी याद रखें कि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। समावेशी विकास को जमीन पर उतारना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, बुनियादी ढांचे के लिए वित्त पोषण जुटाना, गरीबी का सही मापन, क्षेत्रीय असमानताएं कम करना, कौशल विकास को प्रभावी बनाना और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना। बहुत बढ़िया सारांश। उम्मीद है इस विस्तृत चर्चा से हमारे सभी श्रोताओं को भारत की योजना यात्रा की एक स्पष्ट तस्वीर मिली होगी। ये जानकारी न सिर्फ UPSC मेंस GS3 इकोनॉमी और प्रीलिम्स के लिए, बल्कि भारत के आर्थिक शासन के विकास और भविष्य की दिशा को समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और क्योंकि इसमें काफी सारे तथ्य, योजनाएं और अवधारणाएं हैं, तो मेरा सुझाव रहेगा कि इसे 1-2 बार और सुनें ताकि ये सब अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएं। बिल्कुल। और अगर आपको हमारी ये गहन चर्चा, ये डीप डाइव पसंद आया, तो सुन लो UPSC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथी उम्मीदवारों, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको इस चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी या इंसाइट क्या लगी। आपके फीडबैक से हमें हौसला मिलता है। तो बस सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।